Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the Code of Criminal Procedure 1973. तो आज के इस वीडियो में हम बैरेक्ट डिस्कस करेंगे, बैरेक्ट को रीड करेंगे। इसका जो सेक्शन 1 है, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, तो जिसमें ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट दिया हुआ है। तो इस कोड के बारे में इसमें दिया हुआ है। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 2 ऑफ दिस कोड। तो सेक्शन 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो 2A में क्या दिया हुआ है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. तो बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, जिसमें कि बेल दी जा सकती है, बेल प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि बेलेबल है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो अदर ऑफेंस होते हैं, एनी अदर ऑफेंसेस। सेक्शन 2B में दिया गया है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। सेक्शन 2C में दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। चार्ज क्या होता है? जब किसी पर चार्ज लगाए जाते हैं कि किस किस सेक्शन पर उस पर चार्ज लगे हैं। एक से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है और अटैम्प्ट टू मर्डर लगा है। ये सब जो होते हैं चार्ज होते हैं। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो काफ़ी सीरियस नेचर का ऑफेंस है, जैसे ही मर्डर है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 2D कंप्लेंट। तो कंप्लेंट किस में दिया हुआ है? सेक्शन 2D में। तो ये रीड करने से आपको आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की बैरेक्ट्स को स्किप कर देते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कत आती है। बैरेक्ट्स रीड करने का वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने अपलोड की है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। तो कंप्लेंट क्या होती है? जो कि ओरली भी की जा सकती है और इन राइटिंग में भी। किसको हम कंप्लेंट कर सकते हैं? मैजिस्ट्रेट को। किस लिए करते हैं? कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके अगेंस्ट में एक्शन लें, जो हमने कंप्लेंट की है तो उस पर वो कुछ एक्शंस लें। दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननॉन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कि मतलब कि जिसके लिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, वो पर्सन या तो नॉन हो सकता है, हमारा जानने वाला भी हो सकता है, और कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिसने कि कोई ऑफेंस कमिट किया है। बट इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। तो जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट होती है, पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं जब कोई केस डिस्क्लोज़ हो जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो कंप्लेंट कहलाता है, और जो पुलिस ऑफिसर है जिसके द्वारा वो रिपोर्ट बनाई गई है तो उनको क्या कहा जाएगा? कंप्लेनेंट। नाउ सेक्शन 2E में दिया गया है हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ फॉर दैट स्टेट। तो हर एक स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है
जो कि अदर दैन सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जहाँ पर कि क्रिमिनल अपील सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की जाती है यूनियन टेरिटरी, जो कि एनी अदर इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी। तो उस टेरिटरी में जो हाईएस्ट क्रिमिनल अपील जिस कोर्ट में होती है, तो अदर दैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो होते हैं हाई कोर्ट। सेक्शन 2F में दिया गया है इंडिया means the territories to which this code extends. सेक्शन 2G में दिया गया है इंक्वायरी means every inquiry other than a trial, जो कि ट्रायल नहीं होती है, हर एक वो इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करते हैं जो भी इंक्वायरी जो कि ट्रायल नहीं होती है, उसको कहते हैं इंक्वायरी। सेक्शन 2H में दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो इसमें वो सभी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड हैं जिसमें ये पुलिस ऑफिसर जो है वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर दैन अ मैजिस्ट्रेट, और कोई भी पर्सन जो एविडेंस कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब जो कि अदर दैन अ मैजिस्ट्रेट, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट नहीं होता है। हु इज़ ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, तो उसकी ये अथॉरिटी किसने दी होती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस की? मैजिस्ट्रेट ने। मैजिस्ट्रेट के बिहाफ में वो ऑथराइज्ड है। Next is section 2I, judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो सभी प्रोसीडिंग इंक्लूड हैं जिसमें कि क्या होता है कि जो एविडेंसेस हैं उनको लीगली टेक किया जाता है ऑन ओथ पर उनको लिया जाता है, टेक किया जाता है एविडेंसेस को। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 2J, लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है ये आपने काफ़ी सुना होगा, बट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अब जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को समझने में, क्योंकि उन्होंने बैरेक्ट को रीड नहीं किया होता। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। In relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code। मतलब कि हर एक एरिया के अपने अपने कोर्ट होते हैं, स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये नहीं है कि जैसे कि अगर क्राइम दिल्ली में हुआ है और डिफेंडेंट प्लेंटिफ दोनों ही दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वो जाकर कलकत्ता में अपना केस फाइल करेंगे और वहाँ पे ट्रायल चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब यही है कि जैसे कि जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है उसी एरिया के अंदर में जो भी कोर्ट आता है, मैजिस्ट्रेट आता है, वहीं पर ट्रायल प्रोसीडिंग केस चलेगा आपका। और जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो जो अपना लोकल जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर में वो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट आते हैं वो उन्हीं केसेस से वो डील करते हैं। तो वहीं पर वो जो उनका लोकल एरिया है वहीं पर वो अपना जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं अंडर दिस कोड। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है, क्योंकि ये क्या हो सकता है कि होल पार्ट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है जो लोकल जुरिस्डिक्शन है किसी कोर्ट की या मैजिस्ट्रेट की, या फिर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट हो सकता है। नाउ सेक्शन 2K,
मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसके लिए हमें सेक्शन 8 चेक करना होगा। तो इसमें दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code। तो जिस टाउन की, सिटी की पॉपुलेशन 1 million से ज़्यादा होती है, एक्सीड्स 1 million, तो उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये चीज़ कौन स्पेसिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वो डिक्लेयर करती है। इतना आपको क्लियर है? तो इसका नेक्स्ट क्लोज क्या कह रहा है? एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area। तो जो ये कह रहा है कि ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स, तो प्रेसिडेंसी टाउन्स, हर एक जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो इसको भी इसका जो क्लोज सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 है, उसके अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया माना गया है। इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसका जो एरिया है उसको ऑल्टर कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और इसकी जो लिमिट्स है उसको ऑल्टर भी कर सकती है। किसकी लिमिट्स को? मेट्रोपॉलिटन एरिया की। ठीक है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और इसकी जो लिमिट है उसको भी ऑल्टर कर सकती है। बट द रिडक्शन एंड ऑल्ट्रेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 million। तो जैसे अगर रिड्यूस कर रही है एरिया को, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है उसका रिडक्शन, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि रिडक्शन एंड ऑल्ट्रेशन, तो इसके वजह से हम पॉपुलेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 million। ओके, इसका सबसेक्शन 4 यह कहता है वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 million, such area shall on or from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area, but notwithstanding such successor any inquiry, trial or appeal pending immediately before such successor before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such successor had not taken place। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट उसकी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे यही कंडीशन थी ना, एक्सीड 1 million, बट वो बिलो 1 million होती है, तो सच एरिया शैल ऑन, तो वो जो एरिया है उस डेट से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करती है इसके बिहाफ में कि सीज़ कर लिया जाता है एज मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं कहलाता। बट नॉट विद स्टैंडिंग सक्सेसर, पर जो इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जो पेंडिंग है वो जो है वो कंटिन्यू डील में रहेगी, उससे डील करेगा ये अंडर दिस कोड, कॉन्टीन्यूसली वो डील करेगा। अगर उससे ये चीज़ छीन लिया जाता है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, लेकिन उसमें जो भी पेंडिंग ट्रायल चल रहा था, प्रोसीडिंग चल रही थी, वो चलता रहे, वो कंटिन्यू डील करेगा उस चीज़ से।
नेक्स्ट क्या है कि वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और ऑल्टर अंडर सबसेक्शन 3. The subsection 3, the limits of any metropolitan area, such reduction and alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction alteration before any court or magistrate. Every such inquiry, trial, appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place. ये कह रहा है कि अगर जो सबसेक्शन 3 में दिया गया है, जैसे कि इन सब को क्या कहा गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्या कह रहा है कि जैसे कि सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा रिड्यूस ऑल्टर कर सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया को रिड्यूस भी कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है इसकी लिमिट को. तो अगर ऐसा होता है तो जो भी इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग है, वो अगर रिड्यूस करती है किसी एरिया को, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो नहीं कहलाता है. अगर वहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम होती है और वो डिक्लेयर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो यहाँ पर जो इंक्वायरी, ट्रायल, अपील चल रहा था, जो पेंडिंग था, उसको कॉन्टिन्यूसली डील किया जाएगा जैसा कि पहले किया जा रहा था. ये नहीं है कि अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो यहाँ पर जो पेंडिंग था अपील वगैरह वो सब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो वहाँ पर उस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, उससे डील किया जाएगा. सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.